बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश टीचर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं किम एज अ पोस्ट कॉलोनियल नावल के बारे में। ठीक है, ये किम किस तरह एक पोस्ट कॉलोनियल नावल है, किस तरह ये कॉलोनियलिज्म को शो करवा रहा है, कॉलोनियलिज्म के बाद की कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ओरिएंटलिज्म, इस तरह की, और उसके बाद जो आइडेंटिटी क्राइसिस फेस किए लोगों ने, फिर उसके बाद हाइब्रिडिटी फेस की, इस तरह के जितने भी फैक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो हम आज इस नावल के डिस्कस करने वाले हैं कि किम किस तरह पोस्ट कॉलोनियल नावल कहलाता है। अब रुडयार्ड किपलिंग का जो वर्क है, ठीक है, किम, वो एक यंग बॉय के बारे में बताया गया है। किम की समरी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। ये क्या है कि एक अडल्ट बच्चा है, यंग बच्चा है, जिसके बारे में बताया गया है कि उसके अंदर पोस्ट कॉलोनियल इफ़ेक्ट पाए जाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा पोस्ट कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट हुआ है। अब किपलिंग जो है ऐसा राइटर है, वो खुद एक इंग्लिश राइटर है, तो वो सम एस्पेक्ट्स ऐसे यूज़ करता है जिसमें कॉलोनियलिज्म को हम बेहतर वे में समझ सकें। यानी कि कॉलोनियलिज्म कोई बैड टर्म नहीं थी, कॉलोनियलिज्म कोई बैड इफेक्ट नहीं रखता था। कॉलोनियलिज्म आपको रीजनरेट करने आया था, एजुकेट करने आया था, सिविलाइज्ड करने आया था। ठीक है, क्योंकि वो खुद इंग्लिश मैन था, इस वजह से वो कॉलोनियलिज्म को प्रमोट करता है, प्रेफर करता है। उसमें वो बताता है कि हम एजुकेशन देने आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में इसलिए थी क्योंकि हम सिविलाइज थे, हम आप लोगों को सिविलाइज करना चाहते थे। इस वजह से जो कॉलोनियलिज्म आई थी, इस वजह से वो कॉलोनियलिज्म को प्रेफर करता है। फिर वो माइग्रेशन को प्रेफर करता है, फिर वो इरिगेशन को, ट्रांसपोर्टेशन को। यानी कि बात वही है कि वो एक इंग्लिश मैन है, इंग्लिश राइटर है, जिसकी वजह से वो यूरोप को, कॉलोनियलिज्म को जो है वो प्रेफर कर रहा है। अब कॉलोनियलिज्म जो है, रुडयार्ड किपलिंग का जो किम नावल है, वो प्रेफर करता है, वो सपोर्ट करता है ब्रिटिश राज को। ठीक है, इन इंडिया ब्रिटिश राज अब क्या होता है? ब्रिटिश राज होता है कि जो बरतानिया की हुकूमत थी, जब सब कॉन्टिनेंट बना, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट बना तो हर मुल्क अलग हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, बहुत ज़्यादा स्टेट्स अलग हो बन गई। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेट्स किसके हवाले कर दी कि किनको, कौन उसको गवर्न कर सकता था? इंडिया। क्यों? क्योंकि इंडिया बरतानिया के अंडर था, इंडिया यूरोप के अंडर काम करता था। वही बात कि सब काम इसराइल कर रहा है, ठीक है, लेकिन किसके कंधे पे गन रख के, किसके कंधे पे बंदूक रख के? अमेरिका के। इनडायरेक्टली यानी कि बरतानिया का ही राज इंडिया पर था। इस वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो गवर्न करने की परमिशन दी देगी, उनको बहुत ज़्यादा स्टेट्स उनके हवाले कर दी गई, उनके अंडर कर दी गई, क्योंकि वो बरतानिया के ही अंडर एक किस्म की आ गई। बरतानिया राज, ब्रिटिश राज वहीं से जो है फिर स्टार्ट हो गया। अब वो प्रिंसेस ऑफ ब्रिटिश राज को इन इंडिया वो सपोर्ट करता है, कहते हैं बरतानिया का राज बहुत अच्छी इफ़ेक्ट्स रखता है इंडिया पे, क्योंकि इंडिया को सिविलाइज कर दिया, इंडिया को उसने लैंग्वेज सिखा दी। इंडिया में बहुत ज़्यादा PhD के जो टीचर्स हैं, हम इंडिया में लाखों के हिसाब से जो टीचर्स हैं वो PhD टीचर्स हैं। ठीक, इस वजह से वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है ब्रिटिश राज को, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने इंडिया को सिविलाइज किया है। ठीक हो गया। अब ये जो आर्टिकल है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये किम की आइडेंटिटी क्राइसिस को बताता है कि ब्रिटिश ने, बरतानिया ने इंडिया पे तो राज कर लिया, इंडिया पे वो आ गया। इंडिया, बरतानिया की आधी हुकूमत, आधी गवर्नमेंट तो इंडिया में थी। इंडिया में उन्होंने स्कूल्स बनाए हुए थे, इंडिया में उन्होंने मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम अपना रखा हुआ था, इंडिया पे ही वो राज करते थे। तो वहाँ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, हर चीज़ पे बरतानिया का राज था। तो लोग क्या थे, वो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गए थे। जो यंग जनरेशन थी
किसकी, बरतानिया की भी, यूरोप की भी जो जनरेशन थी वो भी शिकार हो गई थी आइडेंटिटी क्राइसिस का। जैसे कि हम किम को देखते हैं कि किम को पता ही नहीं है कि वो इंग्लिश नेटिव है कि वो इंडियन नेटिव है, वो उन दोनों के दरमियान फंसा हुआ है और आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। ठीक है, अब किपलिंग जो है वो इंपीरियलाइज्ड इंडिया भी दिखाता है, यानी कि किपलिंग बताता है, किपलिंग का अपना इंटरेस्ट है इंपीरियलिज्म में। वो चाहता है कि इंडिया के जो माइंड्स हैं, इंडिया की जो साइकी है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि इंडिया अनसिविलाइज्ड है। ठीक है, अब इंडिया की यहाँ पे इसलिए बात हो रही है क्योंकि ये बिफोर द पार्टीशन ये नावल लिखा हुआ है, उसके हाल बताए गए हैं। ठीक है, तब इंडिया ही था सारा कुछ, पाकिस्तान इंडिया अलग नहीं थे। तो तब बताया गया है कि वो इंपीरियलिज्म इंडिया पे शो करवाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडिया अनसिविलाइज्ड, इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास अगर सोर्सेज भी हैं तो उसको तो तरीका ही नहीं है उनको यूज़ करने का। सही हो गया। अब रुडयार्ड किपलिंग जो है उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्रिएट किए हुए हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट की हुई हैं। अब क्या है, कैसे उसने कॉन्ट्रडिक्शंस और क्रिटिसिज्म क्रिएट किए हैं। जो रुडयार्ड किपलिंग है वो कहता है कि कभी ये नावल उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि प्रो इंडियन नावल है, यानी कि सिर्फ इंडियन के लिए लिखा गया है, लेकिन कभी इसके नावल को एंटी इंडियन कहा जाता है, क्योंकि जब हम कोलोनाइजेशन को देखते हैं तो हम एंटी इंडियन नावल इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम नहीं कहते, क्रिटिसाइज़ करने वाले जो क्रिटिस्ट हैं वो कहते हैं। अब जब इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, यानी कि कैसे वो लामा के साथ फ्रेंडली था, ठीक है, कैसे वो जहाँ पे रहता था वहाँ के लोगों के साथ फ्रेंडली था, कैसे वो बेगिंग उन्हीं की तरह करता था, अगर उसकी तरफ देखा जाए लामा के साथ, महबूब अली के साथ उसके कैसे रिलेशन थे, तो फिर वो प्रो इंडियन नावल लगता है। सही है, लेकिन कुछ क्रिटिक जो है जैसे कि मार्क किंकिड विक्स ये ओपिनियन देते हैं कि किम जो है उस जो नावल है ये आंसर्स है उन क्रिटिस्ट को जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं नेगेटिव वे में रुडयार्ड किपलिंग के नावल्स को, जो कि इसकी राइटिंग के अगेंस्ट हैं। ही ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ एन यूनिकनेस जिसमें वो अफेक्शन दिखाता है, मोहब्बत दिखाता है रेसिज्म के दरमियान। वाइट और ब्लैक एक साथ रह रहे थे, ब्राउन पीपल, इंडियन पीपल, वाइट पीपल एक साथ रह रहे थे, कास्ट का उनमें कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, कस्टम, क्रीड, किसी तरह की भी उनमें जो है वो अलहदियत नहीं पाई जाती थी, कि वो एक दूसरे को बड़ा अच्छा समझते थे, वो एक दूसरे को मतलब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। जैसे कि वो उन्हीं के बच्चों के साथ खेलता है, उसको पालने वाला कौन है, इंडियन वीमेन है, हाफ कास्ट इंडियन वीमेन है, सोफिया। अब यहाँ पे एक और क्रिटिक बात करते हैं, सुंदरलैंड। वो कहते हैं कि किपलिंग जो है ये कॉन्शियसली बिकम अ प्रो राज। He used his work for literature as a weapon to promote the empire। वही बात कि वो imperialism को इम्पोर्ट करना चाहता है, वो उसने क्रिटिसिज्म को, colonization को इम्पोर्ट किया है, उसने जो है डिप्रेशन को, उसने ऑपरेशन को प्रमोट किया है। वो कहते हैं कि तुम लोगों को हमने एजुकेशन प्रोवाइड की, तुम लोगों को हमने तमाम की तमाम जो हमारी सिविलाइजेशन, जो हमारी ट्रिक्स थी, हमने हमारी स्किल्स थी, हम लोग तुम लोगों को प्रोवाइड, तुम लोगों के पास कुछ है ही नहीं, तुम तो रोमांटिक लोग हो, तुम्हारा लिटरेचर, तुम्हारी एजुकेशन और तुम्हारा पूरे का पूरा सिस्टम वो सारा सुपरस्टिशियस थॉट्स रखता है, कंजर्वेटिव है। हम लोगों ने आके तुम लोगों को सिविलाइज किया है, हम सुपीरियर हैं। इस वजह से वो क्या, वो एज ए इंग्लिश राइटर, एज ए यूरोपियन, वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है कोलोनाइजेशन को, उस कल्चर को, ब्रिटिश राज को, ब्रिटिश एम्पायर को वो प्रमोट कर रहे हैं। अब अनदर क्रिटिक चार्ल्स क्रिंगटन वो कहते हैं, नावल के बारे में व्यू देते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम इसने जो किम की एजुकेशन है वो एक एज अ स्पाई नहीं है, वो जासूसी की तरह काम नहीं करता, वो जासूस की तरह काम करता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम मेन सब्जेक्ट
जो जासूसी है वो नहीं है किम का। इन दिस नॉवल जो करेक्टर है किम का, वो इंडिया के साथ किस तरह प्यार शो करवा रहा है, इंडिया में रह रहा है, इंडिया के बच्चों के साथ खेल रहा है, लामा के लिए बेगिंग कर रहा है, उसको ये शो करवा रहा है। और वहाँ के लोग जो हैं उनके साथ किस तरह वो रहता है, वो एक्सप्लेन करता है कि लॉ, पॉलिटिक्स एंड इवन एम्पायर आर टेकन फॉर ग्रांटेड, किम इज़ नॉट एंगेज्ड विद इन इट। यानी कि वही बात, वो भी इंग्लिश राइटर है, क्रिटिक है, तो वो कहता है कि किम का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। राज, जो ब्रिटिश राज है, जो ब्रिटिश एम्पायर है, वो तो आपको सिविलाइज करने के लिए बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था। किम जासूसी तो नहीं कर रहा था, वो तो फिर आपके लिए आया था यहाँ पे, वो जासूसी तो नहीं कर रहा था, आपको सिविलाइज करने की कोशिश कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कितने बंदे रह गए हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उनको पढ़ा दें, कितने बंदे रह गए जो जॉबलेस है, चलो हम उनको जॉब दे दें। यानी कि तरस खाने के लिए, वो तो तुम्हारा ही सोचने के लिए, तुम्हारी जासूसी तो नहीं कर रहा था, वो सिर्फ हलाल जान रहा था, ठीक है। हालांकि किम कहता है कि मुझे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। जो एक कॉलोनाइजेशन आती है, जब कॉलोनाइजेशन आती है तो कॉलोनाइज्ड बंदा होता है, जो कॉलोनाइज़र होता है, उसको कॉलोनाइज्ड बंदे से कोई लेना देना नहीं होता, उसको उसकी ज़मीन, उसके सोर्सेज, उसकी इकोनॉमी से लेना देना होता है, उस बंदे से तो नहीं होता। तो ये तो भाई साहब कुछ और कह रहे हैं। खैर, नेक्स्ट हम इसमें थीम देखते हैं कॉलोनाइजेशन का। कॉलोनाइजेशन हर जगह हमें नज़र आती है, किम का कैरेक्टर ही कॉलोनाइज़र की तरह काम करता है, ठीक है। अब जो नॉवेल जब स्टार्ट होता है तो दिखाया गया है कि एक कैनन है जमजमा, ठीक है। जमजमा अब क्या है, जमजमा जो है यानी कि एक तोप है, ठीक है। वो किस लिए आई है, एक मिनट बताती हूँ। अब यहाँ पे बताया जाता है, मतलब ये जाना मतलब बात होती है कि जब हुकूमत करने के लिए बरतानिया आई थी ना, तो उन्होंने ये जमजमा यहाँ पे रखी थी, जो कि रिप्रेजेंट करती है कॉलोनियलिज्म को, कि वो यहाँ से गए नहीं हैं, वो यहीं पे हैं, ठीक है। स्टार्ट ही सिंबॉलिक है इसका कि जमजमा दिखाई गई है, एक तोप दिखाई गई है, जो कि ब्रिटिश की एक निशानी है कि हम मौजूद हैं, हमने कॉलोनाइजेशन की है, हम जीत चुके हैं। वो कहाँ पे पड़ी है, इंडिया में, लाहौर में वो पड़ी हुई है, एक म्यूज़ियम के सामने। अब क्या था कि ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है, फॉर्चून डिफाइन द राइज एंड द फॉल ऑफ नेशन एंड कल्चर। जो ये जमजमा है, ये रिप्रेजेंट कर रही है गिरने को और उठने को एक नेशन की। गिरी कौन, इंडिया वाले, सब कॉन्टिनेंट वाले, ठीक है। और उठी कौन, राइज किसका हुआ, यूरोपियंस का, बरतानिया का, इंग्लैंड का, तमाम यूरोप का यहाँ पे राइज शो करवाती है और फॉल डाउन शो करवाती है किसका, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट का। अब इस सीन में दिखाया गया है डोमिनेंसी को, कॉलोनियलिज्म को, ठीक है। इसमें क्लास और रेस पे बात होती है, हाइब्रिडिटी पे बात होती है, किस तरह होती है। किम जो है वो, अच्छा यहाँ पे एक बात है किम के बारे में, ये जो लिखी हुई है, किम इज़ बोर्न इन बिटवीन टू कोकरो। कोकरो कहते हैं फजर के टाइम भी, यानी कि जब सूरज तुलू हो रहा होता है। अब जो किम है वो कहते हैं कि एक फर्स्ट कोकरो, एक फर्स्ट मतलब नाइट को पैदा हुआ, कोकरो ऑफ द फर्स्ट नाइट, जिसमें क्या हुआ था, एक बच्चा पैदा हुआ था, मैवेरिक इसके फादर का नाम था, जो कि आयरिश का रिजीम, मतलब उधर आयरिश में काम करता था, आर्मी में काम करता था। अब ये कहा जाता है कि जब किम रोया, जब वो पैदा हुआ, तो एक अर्थक्वेक आया, किसमें, श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ है, इंडिया में है। इसी से हमें शो हो रहा है कि जब कॉलोनाइजर रोते हैं तो फिर भी नुकसान किसको होता है, कॉलोनाइज्ड बंदे को, सब कॉन्टिनेंट को, हमें, इंडिया, पाकिस्तान, इनको होता है। अब कॉन्टिनेंट के स्टेट्स को होता है, एशिया को होता है। कब होता है, जब वेस्टर्न्स रोते हैं,
सही है। फिर जिसकी बेस पे उसको डेविल कहा गया, शैतान कहा गया, क्योंकि वो उसको कहा जाता था कि वो सुपर नेचुरल पावर्स रखता है। ठीक है, अब वो एक इवल साइड भी रखता था अपनी लाइफ की। वो जेनेटिकली यूरोपियन था बट रहता कल्चरली या कह लो कि जहाँ पे रहने की जगह थी वो एशियन थी। अब देखो एशियन कितने रहम दिल होते हैं कि जब उसका फादर नशे कर कर के मर गया तो वो एक हाफ कास्ट इंडियन वीमेन सोफिया के पास छोड़ के, जो मुस्लिम थी, ठीक है, उसके पास छोड़ गया और बेचारी ने चुप करके पकड़ भी लिया उसे, उसका ख्याल भी रखा। सही है, उसको मतलब उसके अच्छी परवरिश की, लेकिन बैगिंग करता था वो, क्योंकि हालात नहीं ठीक थे, उनको खाने के कुछ नहीं मिलता था भाई, कोलोनाइजेशन थी तो इस वजह से ऐसे ही हालात चल रहे थे। ठीक है, अब वो कहता है कि वो दोनों कंट्री से प्यार करता है। वो दोनों कंट्री से प्यार ही यूरोपियन एशियन की जो लव है वही उसकी लाइफ पे इफेक्ट करता है। ही फील रिलेटेड टू इंडियन नेटिव कल्चर्स, दैट्स व्हाई किम हैज़ अक्यूज्ड महबूब अली। वो उसको लगता है कि वो इंडिया का रहने वाला है, इस वजह से वो महबूब अली के साथ बड़ा अटैच है। फिर उसके बाद वो महबूब अली के लिए जो है फॉर ब्लड मनी यानी कि उसको पैसों की ज़रूरत होती थी, इस वजह से वो महबूब अली का काम किया करता था। उसको रहने के लिए, उसको खाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, बैगिंग करता था और महबूब अली का कुछ काम सीक्रेट काम कर दिया करता था। तो इसी वजह से उसको फॉर ब्लड मनी कहा गया है, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत होती थी। उसको लॉर्गन जो है उसका एक टीचर था जो उसको स्पाई स्किल्स सिखाता था। जब वो एसटी आइवर में चला गया था, लखनऊ में चला गया था, वहाँ पे उसको वो स्पाई स्किल्स सिखाता है। वो उसको एज ए इंडियन बॉय, हालांकि उसको पता चल गया था बाद में कि वो ब्रिटिश बंदा है, आयरिश बॉय है, लेकिन फिर भी वो उसको इंडियन समझता था, उसके साथ बड़ा प्यार करता था। वो कहता था कि मैं इंडियन बॉय के बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। वो उसको यही लगता था कि इंडियन लोगों से उठ के आया है, इसका कल्चर इंडिया है, तो ये उसके साथ बातें करना, ग्रेट रोड पे घूमना फिरना उसको बहुत जो है वो अट्रैक्ट करता था, बहुत उसको इम्प्रेस करता था, उसको खुशी होती थी क्योंकि वो इंडियन से लव करता था। अब यहाँ पे हमने कॉलोनाइजेशन का थीम पढ़ लिया। कॉलोनाइजेशन का ओवरऑल थीम है, इसमें हर जगह कॉलोनाइजेशन नजर आती है, लेकिन अब सेकंड हम पढ़ते हैं सुपीरियरिटी का। सुपीरियरिटी यहाँ पे किस तरह शो हो रही है? किम में ही शो हो रही है। कैसे? किम जो है वो फ्रेंड ऑफ ऑल वर्ल्ड कहलाता है। किम फ्रेंड ऑफ ऑल वर्ल्ड किस तरह कहला सकता है? ठीक है, क्योंकि वो कल्चरली इंडियन था, ड्रेस वो मुस्लिम्स की तरह करता था, बोलता वो उर्दू था एज ए मुस्लिम, लाइक मुस्लिम। फिर वो था क्या? वो था आयरिश बॉय। इस वजह से मल्टीपल टैलेंट्स की बेस पे, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ की बेस पे उसको फ्रेंड ऑफ ऑल वर्ल्ड कह दिया गया, क्योंकि वो किसी भी भेस में बदल जाता था, उसको मिनट नहीं लगता था। जैसे कि लामा के साथ से होकर आता है, वो जब दोबारा आता है तो वो ट्रांसफॉर्म अपने आप को करके आता है एक इंडियन बॉय में, तो वो गुलामा रोने लग जाता है। वो कहते हैं कि रो क्यों रहे हो? किम पूछता है, कहते यहाँ पे एक बच्चा था, बहुत प्यारा था, मुझे बहुत अजीज था, वो यहाँ से उठ के चला गया, उसने मेरी बड़ी मदद की थी, अभी तो वो मेरा चेला बन गया था, अभी तो हमने बहुत लंबे सफ़र पे भी जाना था। तो वो हंसने लग जाता है, उसको वो कहता है कि मैं ही किम हूँ। इतना वो ट्रांसफॉर्म खुद को कर लेता था कि कोई इसको पहचान ही नहीं सकता था। इस वजह से उसको फ्रेंड ऑफ ऑल वर्ल्ड, क्योंकि वो किसी भी भेस में अपने आप को बदल देता था। अब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे रिवील होती हैं। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द नेटिव। कॉलोनियल एटीट्यूड उसका फ्रॉम द यंग एज से ही उसका कॉलोनियल एटीट्यूड शो करवाया जाता है। कैसे? जब जमजमाह पे बैठा होता है, जो किसकी अलामत है, मैंने बता दिया, कॉलोनियलिज्म की अलामत है। ठीक है, वहाँ पे बैठा होता है तो वहाँ पे एक अब्दुल्ला नामी बच्चा वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। बड़े अमीर बाप का बेटा होता है, तो वो उसको किक मारता है, नीचे फेंक देता है, उसको बैठने नहीं देता और ख़ुद वहाँ पे चढ़ के बैठ जाता है। और उसमें इतना एटीट्यूड होता है किम में, इतनी स्पिरिटी वहाँ पे होती है, इतना उसका वाइट ब्लड वहाँ पे मतलब काम कर रहा होता है कि वो जो पंजाब को हेल्ड करता है पर्सन, एक रिच बंदा है, वो भी आपके उसको कुछ नहीं कह सकता।
ठीक है, उसको वो उसकी बात ही नहीं मानता, उसको सुनता ही नहीं है। इतना उसमें दिखाया गया है कॉलोनियलिज्म, सुपीरियरिटी, सब बच्चों के इन्फीरियर समझता है। क्यों? कहते हैं मुझ में ज़्यादा टैलेंट है, मैं तो अपने आप को बड़ी जो है ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, बड़ी शक्लों में बड़े भेस बदल सकता हूँ, इनके पास तो टैलेंट, ये तो डल बच्चे हैं, मैं एक्टिव हूँ। ये इसकी सोच स्टार्ट से उसकी सोच थी। ये खुद को सुपीरियर समझता था, बाकियों को इन्फीरियर समझता था। ठीक है, अब वो क्या करता है, यहाँ पे शो करवाया जाता है, रिच हों या पुअर हों, किसी का भी कॉलोनाइजर्स पे बस नहीं चलता। ठीक है, यहाँ पे ये शो करवाया गया है। अब यहाँ पे जो रुडयार्ड किपलिंग है, इसने वो जंगल बुक लिखी है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि जो किम है वो एज अ मोगली काम करता है, एज अ जो है टार्जन काम करता है इस किम नॉवल में, क्योंकि वो अपने आप को मोगली, अपने आप को सुपीरियर समझता है, इंसान, सिर्फ खुद को इंसान समझता है, और रेस्ट ऑफ द पीपल क्या है, एनिमल्स। वो तमाम के तमाम बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ एनिमल्स हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे किम की जो आइडेंटिटी है वो फिर अनक्वेश्चनड है कि वो क्या है, क्योंकि यही मॉडर्न टाइम पीरियड का स्यापा था सारा, टोटली, कि उनको ये नहीं पता था वो हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहा है, उनका मोटिव क्या है, सारे इससे जो थे वो ना वाकिफ थे। ये आइडेंटिटी क्राइसिस शो करवाते हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है किम जो है उसमें रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो बाकी नेटिव बॉयज़ को वही बात नहीं समझता था और ख़ुद को साहिब समझता था। वो ख़ुद को समटाइम बल्कि अक्सर वो साहिब बुलाता था। ठीक है, यहाँ पे भी चिल्ड्रंस पे जो एसटी ज़ाइवर के स्कूल्स के बच्चे थे, वहाँ पे भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि उन बच्चों को वो इन्फीरियर समझता था जो ब्लैक थे, जो इंडियन थे या सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे, और ख़ुद की सिक्योरिटी को उसने मेंटेन रखा हुआ था बाकी लोकल इंडियन जो नेटिव्स बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे एसटी ज़ाइवर लखनऊ में, उनके निस्बत। अब यहाँ पे डोमिनेंस का भी थीम शो होता है। ओबियसली जब कॉलोनाइजर्स आएंगे तो डोमिनेशन और पावर का थीम तो शो हो गई। किम जो है उसको कहा जाता है कि वो टाइटस एंड्रोनिकस की तरह है। ये शेक्सपियर का एक वर्क है, वो कहते हैं उसकी तरह है। ही इज़ कम्पेयर टू टाइटस एंड्रोनिकस बिकॉज टाइटस जो था शेक्सपियर के ड्रामा में, वो भी अपने ही नेटिव्स के, अपने ही पीपल्स के अगेंस्ट जाके लड़ता था, और ये भी ऐसे ही है, क्योंकि ये रहा ही इंडियंस में है, लेकिन जब स्पाई बनने जाता है तो अपने ही बंदों के अगेंस्ट हो जाता है। ठीक है, अपने बंदों के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट करता है। अब उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है उसको, क्योंकि वो स्टार्ट से ही क्या एक स्पाई बनना जाता था। उसको वो चाहता था, जब वो वाइट मैन को देखता था वो कहता था कितने अट्रैक्टिव हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने सिविलाइज्ड हैं, मैं भी उनकी तरह बनूंगा। तो इतना उनके साथ अटैच था क्योंकि वो वाइट ब्लड रखता था। ठीक है, तो वो कहता है कि ये उसकी तरह क्या है, क्योंकि वो भी अपने ही जो पीपल्स हैं उनमें उनके साथ उनके अगेंस्ट लड़ा था। ठीक है, रेसिज्म पे बिलीफ रखना स्टार्ट हो गया था। किम जो है वो अब बिहेव करने लगा था किस तरह, आफ्टर 6 ईयर जब वो उसमें लॉर्गन में रहा, जब वो दोबारा रोड पे उसने इंडियन रोड ज्वाइन किया, तब वो कॉलोनाइजर्स की तरह बिहेव करने लगा था, जो कि प्रूव करता है महबूब अली का स्टेटमेंट। ये जब वो अगेन आता है रोड पे, इंडियन रोड ज्वाइन करता है, तो महबूब अली उससे पूछता है कि वो कौन सी चीज़ है, ठीक है, जो कॉलोनाइजर्स को जो यानी कि इंडियन जो ब्रिटिश हैं उनको लोग पसंद हैं या लोगों की ज़मीनें पसंद हैं। ठीक है, वो लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं कि लोगों की ज़मीनें से करना चाहते हैं। अब यहाँ पे किम रिप्लाई करता है कि पीपल वो लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी लैंड्स के लिए उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी ज़मीनों के लिए, उनके सोर्सेज के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, उनके ज़राए जितने भी हैं उनको हासिल करने के लिए। यानी कि कॉलोनाइजर्स हमेशा इंटरेस्ट रखते हैं लोगों की लैंड्स पे, पीपल्स में वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते।
क्योंकि उनको क्या, लोग जिए मरे उनको क्या, लेकिन जो उनके पास रिज़्क रोज़ी, उनके पास जो सोर्सेज हैं जो कि कॉलोनाइजर्स के पास नहीं होते, उनकी सिर्फ उन पे नज़र होती है। कॉलोनाइजर्स के पास पैसा होता है, कॉलोनाइजर्स के पास एजुकेशन होती है। कॉलोनाइजर्स ऐसे कॉलोनाइजर नहीं बन जाता, ठीक है। किस तरह बनता है, पहले ओरिएंटलिज्म, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब एडवर्ड सैड ने कहा कि जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट होनी थी, ओरिएंटलिज्म आनी थी, तो जो ऑक्सीडेंट्स थे यानी कि ब्रिटिश थे, बरतानिया के लोग थे, वो इंडिया आए, सब कॉन्टिनेंट में आए। उन्होंने आके इंडिया के कल्चर को, इंडिया के लिटरेचर को, इंडिया की वो बुक्स को, इंडिया की हिस्ट्री को, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडिया उन्होंने स्टडी किया, पढ़ा। फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने कल्चर में इंट्रोड्यूस करवाई कि वो ऐसे लोग हैं। जब एक बंदा आपके बारे में पूरी जासूसी जान लेगा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप आम एग्जांपल ले लें अपनी लाइफ के बारे में, अगर आपके घर में कोई, ठीक है, बंदा है, रोज़ आता है आपके घर, रोज़ आपकी जासूसी करता है, इधर आपको नहीं लगता, आपको लगता है सिर्फ मिलने आया है, क्योंकि आपके जहन में वैसी बात नहीं होती। अगला बंदा पता नहीं कैसे आया है, वो आपके घर में बैठता है, रोज़ आता है, रोज़ आता है, रोज़ आता है। और एक दिन क्या होता है, वो जब तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, आपके घर में चोरी करवा देता है। फिर क्या होता है, फिर वो सियाने कहते हैं जब भी मारता है ना, घर का भेदी मारता है, यानी कि जिसको पता होता है ना, जिसके पास राज होते हैं, वही आपको हमेशा मारता है। और राज कैसे आए, हमने उनको दिए। हमसे पूछे आपने पैसे किधर रखते हैं, आप सोते किधर हैं, आप खाना किधर खाते हैं, आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, आपका लिटरेचर कैसा है, इस तरह की तमाम बातें जब आपको, आप खुद ही बता देंगे उन्हें, आपकी वो हिस्ट्री पढ़ लेंगे। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, वो हमें जानने की कोशिश करते हैं, तभी तो हमारी जासूसी करते हैं वो। इसी वजह से वो जब हमें जानते हैं, हमारे साथ ताल्लुक़ बनाते हैं अपने मफाद के लिए। सही हो गया, इतनी मैंने बड़ी लेक्चर दे दी। बट किम जो है वो जब बात करता था ना, यहाँ पे भी कॉलोनियलिज्म शो हो रही है कि जब बात करता था लॉर्ड, मतलब आफ्टर स्टडी, यानी कि जब 17 ईयर का हो गया था, जब अगेन रोड उसने ज्वाइन किया था, जब वो लॉर्गन के साथ ही किसी के साथ बात करता था, इंग्लिश पीपल के साथ, तो वो इंग्लिश में करता था। लेकिन यहाँ पे ड्यूअलिटी शो हो रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस शो हो रहे हैं, यहाँ पे हाइब्रिडिटी शो हो रही है, मिमिक्री भी शो हो रही है कि जब वो सोचता था तो क्या करता था, रिलैक्स होता था या सोचता था, वो इंग्लिश जो है हिंदी या उर्दू में करता था वो सारा कुछ, ठीक है। लेकिन जब वो बात करता था या कंफ्यूज होता था या रैशनल थिंकर बनने की कोशिश करता था, जब इरेशनल चीज़ें करता था तो इंडियन या हिंदी या उर्दू में सोचता था या जो भी करता था। लेकिन जब वो रैशनल बनने की कोशिश करता था, इंडियन लोगों के साथ बात करने की कोशिश करता था, तब वो क्या करता था, तब वो इंग्लिश में करता था वो सारा कुछ, ठीक है। वो इंग्लिश में लॉर्गन के साथ बात करता था, कॉलोनल कैटन के साथ बात करता था, या किसी के साथ भी जब वो रैशनल होने की कोशिश करता था तो वो इंग्लिश में बात करता था। अब यहाँ पे नेक्स्ट शो होता है हमारा नेटिव और आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि किम जो है उसको खुद ही नहीं पता कि वो कौन है। किम कभी खुद को साहिब कहता है, ठीक है, वो हमेशा अपने आप को साहिब बल के बोलता है, उसको पता ही नहीं है कि वो कौन है, ठीक है। जैसे कि वो कहता है उसको पता ही नहीं है कि उसकी 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 सेल्फनेस कौन है, वो खुद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इंग्लिश किम है या नेटिव किम है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, तो किम वॉज बर्न ब्लैक एज एनी नेटिव, किम उनके साथ रहता रहता नेटिव्स की तरह ही उसका कलर हो गया था। लेकिन वो क्या करता था, वो अपनी मादुरी ज़ुबान में गाने भी गाता था, जैसे कि स्टार्ट में बताया गया है कि वो सम टाइम इंग्लिश बोलता है, तो महबूब अली या लामा उसको बड़ी हैरत अंगेज़ निगाहों से देखती कि इसने इंग्लिश कहाँ से सीखी, ठीक है। फिर वो उसमें परफेक्ट इक्वालिटीज़ पाई जाती हैं, सही है। किम वाइट है, अ पुअर वाइट ऑफ द वेरी पुअरेस्ट, यानी कि ऐसा वाइट जिसको खुद नहीं पता कि वो कौन है,
कहाँ से आया है, जो कि इतना पुअर वाइट है, जो कि बहुत ज़्यादा पुअरेस्ट है, क्योंकि वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। फिर उसके बाद किम जो है, अब किम का जो करेक्टर है ना, वो खुद किम के ही अगेंस्ट खड़ा हुआ है। किपलिंग देयरफॉर शेयर्ड द सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड कोहेरेंस हिज आइडेंटिटी, मतलब वो बिल्कुल आशना ही नहीं है अपने आइडेंटिटी से, वो खुद ही खुद के खिलाफ खड़ा हुआ है। उसका कलर नेटिव्स की तरह है, लेकिन उसका ब्लड वाइट है, जिसकी वजह से वो वाइट बॉय कहलाता है। जैसे कि वो शेक्सपियर के हैमलेट की तरह है, जो खुद ही अपनी सोल के साथ रेसलिंग करता है, खुद ही अपने सोल के साथ लड़ता रहता है, उसको पता ही नहीं है कि वो है कौन। इसी तरह किम है, किम भी एक क्राइसिस का शिकार है, उसको पता नहीं है वो कॉलोनाइजर है कि कॉलोनाइज्ड है। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट है एक, आई लव थी एंड इट्स ऑल टू लेट, हाउएवर लामा ऑलरेडी नो। कहता है कि लामा जो है ना, वो कहता है कि किम से मैं उसकी मोहब्बत करता हूँ, मुझे वो पसंद है, लेकिन ये बहुत देर हो गई है अब, क्योंकि वो उसके इंटेंशंस जान चुका था कि एक्चुअली साहिब जब खुद को कहता है तो वो क्या कहना चाहता है। वो पता चल गया था उसे कि वो एक इंग्लिश बॉय है, वो सुपीरियरिटी चाहता है। फिर वो किम जो लामा जो है उसको बाद दफ़ा साहिब कह के बुलाता है, तो वो कहता है कि मैं साहिब नहीं हूँ। लामा कहता है कि नहीं तुम हो, तुम मेरे, वो कहता है नहीं मैं तुम्हारा सिर्फ चेला हूँ, मैं तुम्हारी सर्विस में आया हूँ, मैं साहिब नहीं हूँ। लेकिन लामा को उसकी क्राइसिस को फील होता है कि वो क्राइसिस का शिकार है, वो स्पिरिटी चाहता है, वो वर्ल्डली पावर चाहता है, वो जो स्पाई काम करना चाहता है, वो स्पाई ब्रिटिश के लिए सर्विस करना चाहता है, क्योंकि वो दे आर अर्थ बोर्न चिल्ड्रन ऑफ इल्यूजन। कौन? यंग जनरेशन जो है हमारी, वो जो है अर्थली बोर्न जनरेशन है, जो कि इल्यूजन का शिकार है। किम की जो सोल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, उसको पता ही नहीं है वो कॉलोनाइजर है कि कॉलोनाइज्ड है, वो इंडियन है कि दूसरा है इंग्लिश है। ठीक है, किम कहता है कि ही विश इट डिडंट गो देयर टू फाइंड द रेड बुल, ही डज नॉट वांट इट मोर। थक चुका होता है ज़िंदगी में, वो रेड बुल को ढूंढना ही नहीं चाहता। ठीक है, बट वो कहता है कि मैं साहिब हूँ, लेकिन वो ढूंढना भी चाहता है, वो चाहता भी है कि मैं, मेरी किस्मत बदले, मैं अभी राज करूँ इस दुनिया पे। ठीक है, जो कि मैं ना वो हमेशा साइकोलॉजिकली रेडनेस का जो है वो शिकार रहता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी के लेके ही बड़ा परेशान है। ठीक है, वो कभी कहता है कि मैं साहिब हूँ, कभी वो कहता है कि मैं साहिब हूँ ही नहीं, कभी वो कहता है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या इंडियन हूँ या नेटिव हूँ, कभी वो कहता है कि नहीं मैं तो इनके अगेंस्ट हूँ, मैं तो वायलेंस क्रिएट करता है, वो हेटर शो करवाता है उनके अगेंस्ट। ठीक है, किम की जो डिज़ायर है वो है पावर को गैदर करना, नॉलेज इकट्ठा करना, लाइक किसकी तरह? कॉलोनाइजर्स की तरह। अब एविडेंस ऑफ बिकमिंग अ कॉलोनाइजर, अच्छा ये भी एक सबूत है कि वो एक कॉलोनाइजर है, क्योंकि वो पावर चाहता है, नॉलेज चाहता है। अब एक स्टेटमेंट है, नेवर स्पीक टू वाइट मैन टिल ही इज फेड, तब तक वाइट मैन को कुछ ना कहो जब तक वो आपको फीड करवा रहा है, किम कहता है। ठीक है, दे विल ईट नाउ एंड आई डू नॉट थिंक दे आर गुड टू बेग फ्रॉम। कहते हैं अब वो मुझे खिला रहे हैं। ठीक है, अमरीकियों का ये हाल है जो ये नूली गई हुई है। ठीक है, वो कहते हैं कि अब वो मुझे खिला रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये काम बुरा है, ये काम बहुत अच्छा है बेगिंग करने से। बेगिंग करना मुश्किल है, लेकिन ये हमें थालियों में परोस के दे रहे हैं, तो ये बेहतर है। लेट अस गो बैक टू रेस्टिंग प्लेस, हमें उस रेस्ट प्लेस पे वापस जाना चाहिए। आफ्टर वी हैव इटन वी विल कम अगेन, जब हमारा पेट भर जाएगा हम खा लेंगे, हम वापस आ जाएंगे। इट सर्टेनली वॉज अ रेड बुल, माई रेड बुल। कहता है कि अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये रेड बुल है, ये मेरा रेड बुल है। कब ये सारी स्टेटमेंट बोलता है? जब वो लामा के साथ जाता है ग्रीन फील्ड्स में, और वहाँ पे जो है एक ब्रिटिश रजीम को देखता है, वो फ्लैग्स लगा रही होती है, जिसके फ्लैग्स पे रेड बुल नज़र आते हैं। ग्रीन फील्ड में दो बंदे लगा रहे होते हैं। तब वो वहाँ पे कहता है कि वो खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे चलते हैं, वो हमें खाना देंगे। ये हमारी बैगिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जब हमारा पेट भर जाएगा हम वापस आ जाएंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉवल।
वेयर वी सी किम्स इक्वल सेंस ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे रेसिज्म दिखाई गई है, यहाँ पे उसकी सेंस दिखाई गई है कि वो मतलबी किस तरह है, वो सिर्फ अपना मतलब निकालना जानता है। जब कहता है कि हम खाना खा लेंगे तो हम आ जाएंगे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस नॉवल डैट फाइंड द करेक्टर ऑफ किम। किम रिपीट बार बार करता है कि किम है कौन, हु इज किम, व्हाट इज किम। आइडेंटिटी क्राइसिस को शो करवाता है, मल्टी कल्चरल वर्ल्ड को शो करवाता है। वो डिफरेंट रेसेस से बिलोंग करता है, डिफरेंट रेसेस में बड़ा होता है, पैदा कहीं और होता है, बढ़ता कहीं और है, पढ़ता कहीं और है, ठीक है। वो तमाम की तमाम जो उसकी लाइफ है वो तमाम उन यंग बॉयज़ को शो करवा रही है जो आज के मौजूदा हालात के, मौजूदा दौर के यंग बॉयज़ हैं, ठीक है। दे गेन नॉलेज, आइडियाज़ अबाउट एवरीथिंग। हर तरह का उनके पास नॉलेज है, हर तरह का उनके पास आइडिया है। वो जासूसी करना जानते हैं, वो नॉलेज उनके पास है, पावर उनके पास है, लेकिन उनके पास उनकी खुद की बेचारों की आइडेंटिटी है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है हम कहाँ से हैं, क्या हैं, कौन है, किधर आए हैं। जैसे कि हमारे नौजवान पाकिस्तान के इंडियन जो है इंडिया के या पाकिस्तान के अमेरिकन ड्रीम लेके अमेरिका में चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। वहाँ पे उनका हाल क्या होता है, उनके पास पावर भी होती है, उनके पास नॉलेज भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता उनके पास अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं होती। और बंदा किसी दूसरे मुल्क में इस तरह होता है जैसे कि वो शनाख्त के बगैर फिर रहा है, ठीक है। उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है। तो आइडेंटिटी होना लाजमी है, जो कि आजकल के मल्टी कल्चरल वर्ल्ड को हर बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आज की जनरेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे इम्पीरियलिज्म का शो करवाया गया है, ठीक है, कि इम्पीरियलाइज किस तरह किया गया है कि आप जासूसी करो, आप वहाँ पे जाके उनके कल्चर को जानो, उनके लिटरेचर को जानो, ठीक है। आप जहनी तौर पे हम पे भी हुक्मरानी, वाइट कल्चर, वाइट लोगों पे भी हुक्मरानी उन्होंने जहनी तौर पे की हुई थी, जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार थे। उनको उन्होंने अपने झांसे में लिया हुआ था कि हम सिविलाइज्ड हैं, हम हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा लिटरेचर, हमारी एजुकेशन, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इकोनॉमी, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट है, तुम लोग कुछ नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे किम की फीलिंग्स कॉलोनाइजर्स की हैसियत से आती है कि जब वो दोबारा रोड पे आता है और अपने ही लोगों के अगेंस्ट लड़ता है, ठीक है। वाइट ब्लड यहाँ पे थीम शो होता है। महबूब अली, कॉलन कैटन डिस्क्राइब करते हैं कि किम जो है वो पोल पोनी की तरह है, जो कि तमाम गेम बाय डेफिनेशन, यानी कि उसका वाइट ब्लड है, वो शुरू से ही उस गेम को जानता है जो हो रही है। ड्यूरिंग द मोस्ट वाइटल मोमेंट बिटवीन कैटन किम महबूब अली, किम डज नॉट सीम, अच्छा, जब वो तमाम के तमाम लोग आपस में डील करते हैं या बातें करते हैं तो किम वहाँ पे बड़ा इंटरेस्ट लेता है। वो अपने आप को इन्फीरियर समझते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो वाइट है, वो वाइट ब्लड है, इस वजह से वो खुद को उनके दरमियान सुपीरियर समझता है। अब वो कहता है कि वंस अ साहिब ऑलवेज अ साहिब, कि जो एक दफ़ा साहिब होता है ना वो हमेशा साहिब ही रहता है, वो सुपीरियर से इन्फीरियर नहीं बन सकता। मेरा वाइट ब्लड है, वो हमेशा वाइट ब्लड ही रहेगा, मैं तुम लोगों में से ज़्यादा सुपीरियर हूँ। नेटिव्स को यहाँ पे सब ह्यूमंस कहा गया है या एनिमल्स कहा गया है। कोलोनाइजर्स उनको एनिमल्स या सब ह्यूमंस कहते थे। वैसे तुम थर्ड वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, तुम हमारी वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, तुम किसी तीसरी दुनिया के मखलूक हो, ना तुम पहली की हो ना दूसरी की हो, तुम किसी तीसरी कैटेगरी में आती हो। क्यों, कौन, ब्लैक नेटिव्स, ठीक है। अब जो है जो किम है, ठीक है, अब जो किपलिंग है वो प्रमोट करता है किम की प्रेजेंस इन इंडिया। कहते हैं किम आपको सिविलाइज करने आया है, किम आपको अच्छा बनाने आया है, किम आपको एजुकेशन देने आया है। किम जो है वो एक प्रो इंडिया को डोमिनेट कर मतलब शो करवाता है कि इंडियन से किस तरह हम कॉलोनाइजर्स प्यार करते हैं, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। किम कॉलोनाइजेशन को किपलिंग जो है कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करता है। वो कहता है कि हम रेसिज्म पे बिलीफ नहीं रखते, हम तो सिर्फ आप लोगों को सिविलाइज करने आए हैं, हम तो नहीं हम ब्लॉक्स नहीं बनाने आए, हम जेनेटिकली ही ऐसे हैं,
हम जेनेटिकली सुपीरियर हैं, हम ह्यूमंस हैं, तुम लोग सब ह्यूमंस हो, हम तुम लोगों को जानवरों की जैसी ज़िंदगी गुजारते हो, यू आर जस्ट लाइक एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के जैसे हो, हम ह्यूमंस हैं, हम सुपीरियर हैं, हम मैन ऑफ द यूनिवर्स हैं, ठीक है। तो हमने तुम लोगों को नॉलेज दिया है, तुमने हम लोगों को क्या दिया? अगर तुम इतने ही इंसान हो तो तुम लोगों के पास वैसा नॉलेज, वैसा दिमाग, वैसे सुपीरियरिटी, वैसे मॉडर्निटी की कहाँ है? तुम लोग तो सिविलाइज्ड ही नहीं हो, तुम लोग खाते भी तो कितने अजीब हो, वही पुरानी ग़िज़ाएँ खाते रहते हो, कहाँ पत्ते जड़ी बूटियाँ खाते हो, तुम लोग सिविलाइज्ड ही नहीं हो, तुम लोग के पास कुछ है ही नहीं। तो वाइट मैन की प्रेजेंस को उसने सक्सेसफुल प्रेजेंस कहा है, कोलोनाइजेशन को उसने मतलब अच्छा इम्पैक्ट कहा है, जो कि इंडियंस पे पड़ता है, जो कि नेटिव्स पे पड़ता है, जो कि नेटिव्स पे लेबल कर दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडिटी इज नीडेड टू बी स्टॉप्ड। वो कहते हैं कि हाइब्रिडिटी को स्टॉप कर देना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए। क्यों उसको ज़रूरत है? क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम हाइब्रिडिटी का शिकार तुम लोगों को कर ही नहीं रहे। तुम लोग खुद ही अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहे हो। हम लोगों ने तुम लोगों को कुछ नहीं कहा, हम तो वाइट मैन है, हम लोगों ने सिर्फ अपना जो है तुम लोगों पे असर छोड़ा है। हमने ये तो नहीं कहा कि तुम लोग खुद को इन्फीरियर समझ लो, लेकिन तुम लोग हो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग सिविलाइज्ड नहीं हो, तुम लोग रोमांटिसाइज्ड हो, तुम्हारे मिथिकल कल्चर है, मिथिकल लिटरेचर है, रोमांटिक लिटरेचर है, तुम फेमिनिज्म से बिलोंग करते हो, फेमिनिन हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोगों में औरतों सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और यही जो एनालिसिस है किम के नॉवल का एक्सपोज करता है रोल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलोनाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन, जो कि कोलोनाइज्ड नेटिव पे मतलब थोप दी गई हैं, इम्पोज कर दी गई हैं, जो कि डोमिनेंस ऑफ कोलोनाइजेशन को दिखाती है, ठीक। और यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।